हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीजन 1 के एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम एक इंसान को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ बहुत लोगों की भीड़ में जाता है और इस भीड़ ने एक बच्चे को घेरा हुआ था। दरअसल इस बच्चे का केमिकल ट्रक के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। आगे हमें पता चलता है ये आदमी इस बच्चे का बाप है और बच्चे का नाम है मैड, जिसने एक बूढ़े आदमी को बचाने के लिए इसे केमिकल ट्रक के सामने से धक्का दे दिया, पर इसी वजह से इसकी आंख में ये सारा केमिकल चला गया और थोड़ी ही देर में इस केमिकल की वजह से इसको कुछ दिखाई नहीं देने लगा। अब यहाँ से सीन कट होकर बहुत साल आगे आता है, जहाँ पर मैड अब बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया था, मतलब के गबरू नौजवान। यहाँ पर हम मैड को एक चर्च पर देख पाते हैं, जहाँ पर ये फादर से बातें करते हुए इन्हें अपने पापा के बारे में बता रहा होता है, जो कि बहुत बड़े बॉक्सर थे और अगर इनके सामने इनसे ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट आ जाता तो वो इसे तब तक पीटते रहते जब तक कि वो थक ना जाता, और जैसे ही वो एक बार थक जाता था तो वो इसे बहुत बुरी तरह से मारना चालू कर देते थे। और ये इनकी सबसे बड़ी बात थी कि वो किसी से भी डरा नहीं करते थे। मैड यहाँ पर बताता है कि वो बिल्कुल अपने फादर की तरह बनना चाहता है। यहाँ पर चर्च के फादर इससे पूछते हैं कि ऐसा क्या गुनाह किया है तुमने जिसकी माफी मांगने के लिए यहाँ पर आए हो। जवाब में मैड ने बोलता है कि मैंने अभी तक कोई भी गुनाह नहीं किया, पर जल्द ही बहुत से गुनाह करने वाला हूँ और मैं इन्हीं गुनाहों की माफी मांगने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ लोग दो लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं और इन लोगों की बातों से हम जान पाते हैं कि ये लोग लड़कियों को पकड़कर इनकी स्मगलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा अंधा कानून यानी कि मैड एक टोपा पहनकर पहुँच जाता है, जो कि इन लोगों को मारता पीटता हुआ इन लड़कियों को फ्री कर देता है। अब इन लड़कियों को फ्री करने के बाद भी मैड का गुस्सा कम नहीं हुआ था और इसी वजह से ये गुस्से में भी इन लोगों को मारने जा रहा था जो लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। अब अगली सुबह हम मैड को इसके घर में सोता हुआ देख पाते हैं कि तभी इसे फॉगी का कॉल आता है, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड और साथ ही इसका पार्टनर था। पर फॉगी को मैड की ताकतों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पर मैड की हालत देखकर हम जान पाते हैं कि बेशक इसने इस वक्त अपनी आंखें खो दी हों, पर इस दिन के बाद से इसके पास बहुत ज्यादा ही अलग तरह की ताकतें आ गई थी, जिसके बाद ये इन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था, जो कि लोग आंखों से देख सकते थे। अब आगे हम लोग फॉगी को देखते हैं, जो कि मैड से मिलने के बाद एक पुलिस वाले से मिलता है। साथ ही ये इस पुलिस वाले को इसकी मॉम के लिए सामान भी देता है, जिससे बोलता है कि तुम्हारे पास हमारे लायक कोई केस आए तो हमें जरूर बताना। दरअसल मैड और फॉगी दोनों ही प्राइवेट वकील थे और इन्होंने डिसाइड किया था कि ये दोनों अपना एक प्राइवेट चैम्बर बनाएंगे। इसी वजह से ये लोग एक ऑफिस को देखने जाते हैं, पर वो जगह काफी ज्यादा गंदी थी। इसी वजह से फॉगी इस जगह को नहीं लेना चाहता था, पर ये जगह मैड को सही लग रही थी और साथ ही वो अफोर्डेबल भी थी, तो इसलिए मैड इस जगह को ले लेता है। क्योंकि मैड इस जगह को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश था, तो इसी वजह से फॉगी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचता। अब आगे हम लोग एक औरत को देख पाते हैं, जिसकी जब आंख खुलती है तो ये अपने सामने एक लाश को पाती है, जिसका बहुत रहमी से कत्ल किया हुआ था और साथ ही इस लाश का सारा खून इस लड़की के हाथ में लगा हुआ था। अब ये सब देखने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और आखिर ये पुलिस वालों को फोन मिला देती है, पर जैसे ही पुलिस यहाँ पर आती है तो वहाँ पर इस लड़की को ही पकड़ लेती है। अब जब पुलिस इस लड़की को गिरफ्तार कर रही होती है तो ये लड़की चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और आगे हम देख पाते हैं कि वो पुलिस वाला जिसकी फॉगी की मदद की थी, वो फॉगी को इस केस के बारे में बता देता है। मैड और फॉगी एक पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं ताकि वो इस लड़की से इस बारे में बात कर सकें, पर वो लड़की इन्हें बताती है कि वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास एक कौड़ी भी नहीं है। अब इस बात को जानने के बाद फॉगी यहाँ से जाने लगता है, पर मैड किसी भी वजह से यहाँ पर रुकना चाहता है क्योंकि ये समझ गया था कि इस लड़की को जानबूझकर कोई फंसा रहा है। और अब क्योंकि मैड यहाँ पर रुक गया था तो वहाँ पर फॉगी भी रुक जाता है, ताकि मैड सबसे पहले इस लड़की का नाम पूछता है, जिसका नाम कैरन बेज था। अब साथ ही मैड इस वक्त के वाकये के बारे में पूछने लगता है। तब कैरन इसे बताती है कि वो लड़का जो मरा इसका नाम डैनी था
और वो इसके साथ इसके ऑफिस में वर्क करता था। और पिछली बार में डैनी के साथ ड्रिंक करने के लिए गई तो इसके एक ही प्लेग के बाद नींद आ गई और इसके बाद जब इसकी आंख खुली तो इसके सामने डैनी की लाश पड़ी थी और वो नाइफ जिससे इसका मर्डर हुआ था कैरन के हाथ में था। ये सब बताते हुए कैरन रोने लगती है और बोलती है कि ये सब मैंने नहीं किया। तब मैड इसकी दिल की धड़कन सुनकर ये अंदाजा लगा लेता है कि कैरन एकदम सच बोल रही है और ये भी मैड की एक सुपर पावर थी कि वो इसकी दिल की धड़कन सुनकर पता लगा सकता था कि आखिरकार ये सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ। हम एक जेम्स नाम के लड़के को देख पाते हैं जो कि निहायत ही बेशर्म था और इसी ने ही डैनी को मरवाया था और ताकि इसका बॉस ना फंसे इसलिए वो कैरन बेज को मरवाना चाहता था और इस काम को अंजाम देने के लिए वो हर एक कोशिश करता है। क्लाइंट के पास आया हुआ होता है और अब जेम्स इसी क्लाइंट के पीछे कैरन को ब्लैकमेल करते हुए कहता है, कैरन को मारने के लिए बोलता है और साथ में इसी से भी धमकियां देता है। दोनों में से अगर एक काम ना हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी को मरवा दूंगा। अब अपनी बेटी को खो देने के डर से क्लाइंट इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये रात में इस काम को अंजाम देने के लिए कैरन के सेल में गया था। जैसे ही कैरन का गला दबाना चालू करता है वैसे ही कैरन अपनी बचाव में आंख को नोच लेती है, जिस वजह से क्लाइंट चिल्लाता हुआ यहाँ से भाग जाता है और अगले दिन मैड और फॉगी इस बात को मुद्दा बना लेते हैं कि कैरन को वहाँ से आजाद करवा लेते हैं क्योंकि कैरन को इसके घर पर भी खतरा था। इसी वजह से मैड अपने ऑफिस में ले जाकर कहता है, जहाँ पर बैठकर कैरन इसे बताती है ये सारा काम मेरे बॉस ने किया है क्योंकि लास्ट वीक मैंने इनके पेंशन की अमाउंट देख ली थी और वो पेंशन की अमाउंट मिलियंस में थी जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। जब मैंने इससे बारे में बात की तो इन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। कैरन समझ जाती है कि ये इससे बहुत बड़ा कुछ छुपा रहा है और इस दिन के बाद से इससे इसकी जासूसी करना चालू कर दिया। कुछ टाइम बाद जब ये डैनी के साथ गई तब ये हादसा हो गया। कैरन इसे ये भी बताती है कि इसकी वजह से डैनी का पूरा खानदान बर्बाद हो गया जिसमें कि इसका 5 साल का बेटा भी शामिल था और ये सब बताते हुए कैरन बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। तब फॉगी इसको चुप करवाने की कोशिश करता है जिसके थोड़ी देर बाद मैड कैरन को अपने घर ले जाने का सोचता है ताकि वो सेफ रहे। जाने के बाद कैरन इससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर अकेले कैसे रहते हो। जवाब में मैड इसे बोलता है कि अब तो इसको इस चीज की आदत सी हो गई है। अब ये लोग जब चाय वगैरह पी रहे होते हैं तब मैड इससे पूछता है कि आखिरकार वो फाइल कहाँ है। जवाब में कैरन इससे बोलती है कि इस बॉस ने फाइल इस दिन इससे ले ली थी। ये मैड इसकी हार्ट बीट सुनकर समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, पर ये इस बारे में आगे इससे कोई भी बात नहीं करता। अब अगले सीन में हम मैडम गाओ को देख पाते हैं। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगी कि मैडम गाओ कौन है। तो फ्रेंड्स ये एक आर्मी को रन करती है पर ये लोग ड्रग्स का बिजनेस किया करते हैं। वहाँ पर मैडम गाओ खड़ी ही थी कि वहाँ पर स्मगलर्स आ जाते हैं जिनको कभी कुछ देर पहले मैड ने बहुत बुरी तरह मारा था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जेम्स भी पहुँच जाता है जो कि स्मगलर से पूछता है इस बार लड़कियां क्यों कम थी। जवाब में वो स्मगलर्स इसे बताते हैं कि हमारे ऊपर एक आदमी ने हमला कर दिया था जिसने के मास्क पहना हुआ था और हम इसे नहीं पहचानते। पर ये बात सुनने के बाद जेम्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इन्हें धमकाता हुआ बोलता है कि तुम इन्हें जानते हो, जब बॉस को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और यही धमकी देते हुए जेम्स यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम कैरन को देख पाते हैं जो कि रात में मैड के सोने के बाद इसके घर से निकलने लगती है, पर क्योंकि मैड की याददाश्त ज्यादा ही पावरफुल थी तो इसको कैरन के पैरों की आवाज की वजह से पता चल जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रही है। तब मैड भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब कैरन अपने घर में पहुंचकर वो पेन ड्राइव निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। अब ये पेन ड्राइव लेकर निकल रही होती है कि पीछे से कोई चाकू से हमला कर देता है और वो पेन ड्राइव छीन लेता है। अब ये आदमी कैरन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, ये यहाँ पर हीरो पहुंच जाता है जो कि इसे मारता हुआ इसकी बुरी हालत कर देता है, पर इसमें इसको काफी सारी चोट लग गई थी। साथ ही वो बंदा भी कम नहीं था, वो भी मैड के ऊपर भारी पड़ रहा था और ये दोनों भी एक दूसरे पर मुक्के बरसाते हुए एक दूसरे को मारने लगते हैं और इस लड़ाई में ये दोनों खिड़की से गिर जाते हैं जिसमें इसे काफी सारी चोट लग गई थी। तब मैड खड़ा नहीं हो पाता और तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कि ये देखा जाता है कि ये अपनी एबिलिटी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था।
अब इसके फादर इसके पास आते हैं और इससे कहते हैं कि तुम्हें इस एबिलिटी की वजह से कमजोर नहीं बनना है, कि अगर तुम कमजोर बनोगे तो तुम्हें मेरी ही तरह एक फाइटिंग कैरियर की तरह कोई कैरियर चुनना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत ज्यादा ही डर डर कर सहना पड़ता है, और इसी वजह से तुम्हें अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं रहने देना बल्कि इसे ताकत बनाना है। और ये सब बातें याद करने के बाद मैट को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला था और वो खड़ा होता है, बहुत ज्यादा इस बंदे को मारने लगता है और आखिरकार पेन ड्राइव ले ही लेता है। अब आगे हम देख पाते हैं कि इस मास्क वाले हीरो ने इस बंदे को और इस फाइल को पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से कैरन अगले दिन फ्री हो जाती है। तभी जेम्स बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने बॉस से कॉल पर बात करने लगता है और इसका बॉस कहता है कि जिन वकीलों ने कैरन को छुड़वाया था तुम इन पर नजर रखो। अगर आपको जानना है फ्रेंड्स के जेम्स का बॉस कौन है तो आपको हमारा नेक्स्ट एपिसोड लाजमी देखना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।